हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विकास। फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। सी टेट में सीडीपी के जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसका हम अपने क्लास में चर्चा कर रहे हैं। आज हम सीडीपी के 2022 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका आज हम अपने क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। और मेरा पहला प्रश्न है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट, जो बच्चों का विकास है शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बच्चे के शारीरिक विकास के लिए वंशागत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो हम यहाँ अगर सबसे पहले देखेंगे कि जो विकास होता है, विकास जो होता है वो आनुवांशिक बनावट यानी आनुवांशिकता आनुवांशिकता और वातावरण या पर्यावरण, आनुवांशिकता या वातावरण, ये दोनों के प्रभाव से होता है। हम पूरी तरह से जो बच्चे का शारीरिक बनावट विकास है हम उसको पूरी तरह से आनुवांशिक बनावट पर भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, और इसको पूरी तरह से हम वंशागत, जो वंशागत कारक है उसको भी हम पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो जब भी बच्चे का विकास होता है उसमें आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का ही रोल होता है। तो यहाँ पर हमारा अभिकथन ए और अभिकथन आर दोनों गलत है। तो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि जो बच्चे का विकास होता है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के ही प्रभाव से होता है, इसमें किसी एक का योगदान नहीं होता है। तो उत्तर हमारा ए और आर दोनों गलत हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। सूक्ष्म कौशल यानी कौशल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थूल कौशल, एक होता है स्थूल कौशल जिसे हम ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। ये प्रश्न हमेशा रिपीटेड होते हैं, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। एक ग्रॉस मोटर स्किल है और एक होता है सूक्ष्म 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 स्किल होता है जिसे हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं, जिसे हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं। तो इससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जाता भी रहेगा, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो सूक्ष्म कौशल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो दौड़ना, दौड़ना स्थूल कौशल की बात है। स्थूल मतलब जिसमें बच्चे अपने बड़े बड़े मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। घसीट कर चलना, चलना, चलना क्या है, चलना घसीट कर लिखना है, घसीट कर लिखना। चलना, चलना भी हमारे पैरों का काम है, ये हमारे स्थूल यानी बड़ी मांसपेशियों का सहयोग होता है इसमें। कूदना, कूदना भी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। लेकिन घसीट कर चलना, घसीट कर चलना, जो छोटे बच्चे होते हैं जब घसीट कर चलते हैं तो उसमें उनकी जो मांसपेशियां होती हैं सूक्ष्म होती हैं, तो अपने सूक्ष्म मांसपेशियों के सहयोग से घसीट कर चलने का प्रयास करता है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा घसीट कर, सॉरी घसीट कर लिखना। चलना नहीं, घसीट कर लिखना। जो लिखना होता है ये हमेशा सूक्ष्म कौशल में ही आता है। लिखना जो है हमेशा सूक्ष्म कौशल में ही आता है। चलना, कूदना, दौड़ना, तैरना, ये सारे हमारे स्थूल कौशल में आते हैं। तो उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर घसीट कर लिखना। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। मध्य बाल्यावस्था की यहाँ बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था का उम्र है हमारा 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था का जो उम्र है वो 6 से 12 वर्ष है। ये क्या हो रहा है भाई, 6 से 12 वर्ष जो होता है, एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो बाल्यावस्था जो है इसका उम्र 6 से 12 वर्ष, इसका उम्र जो है 6 से 12 वर्ष है, जिसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो पूर्व बाल्यावस्था होता है जिसका जो उम्र होता है 6 से 9 वर्ष होता है, और जो उत्तर बाल्यावस्था होता है इसका उम्र 9 से 12 वर्ष होता है। तो यहाँ हमें मध्य बाल्यावस्था की बात कर रहा है। मध्य बाल्यावस्था मतलब इन दोनों के बीच की बात कर रहा है, लगभग 8 से 10 वर्ष। जो बच्चा 8 से 10 वर्ष के बीच का होता है उसमें उसको हमें बताना है कि उसमें क्या होगा, 8 से 10 वर्ष का बच्चा क्या कर सकता है। तो एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान, तो ये पूर्व बाल्यावस्था, जो बच्चा सामाजिक भूमिकाओं की नकल करता है यानी 6 से 9 वर्ष में, जो 6 से 9 वर्ष है वो बच्चा सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर देता है। यानी जो 6 से 9 वर्ष का बच्चा है वो सभी चीज़ों को देखता है और उसका नकल करना शुरू कर देता है।
एक बच्चा जिसमें नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है। जो परिकल्पना करना है वो वयस्कावस्था में हो पाता है। परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस का निर्माण करना, यानी कि अमूर्त सोच को डेवलप करना। तो ये जो बच्चा है वो बड़े बच्चे करते हैं, छोटे बच्चे नहीं कर पाते इसको। एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और अन्य वस्तुओं को पकड़ना। तो स्थूल कौशल ये हमारा जब बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, तभी वो क्या करता है, छोटे छोटे चीज़ों को पकड़ना दिखाना शुरू कर देता है। मतलब वो उसको उसमें ये सारे पकड़ने की आदतें धीरे धीरे विकसित होने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा एक विकल्प है, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और वो तर्क कर सकता है। तो ये हमारा मध्य बाल्यावस्था में वो विकल्प सही होगा, क्योंकि जो 9 से 10 वर्ष 8 से 10 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो अर्थ को समझने लगते हैं और वो धीरे धीरे तर्क भी करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा विकल्प हो जाएगा एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। तो हम विकल्प 2 के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यानी फिल्म और विज्ञापन, जो फिल्म और विज्ञापन है, ये जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत सारे संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। यानी फिल्म और जो विज्ञापन है, जेंडर तरीके, यानी जो बच्चे हैं वो फिल्म और विज्ञापन को देखकर उसमें जो जेंडर से रिलेटेड भावनाएं हैं वो पैदा हो जाती हैं। यानी फिल्म और विज्ञापन में ही दिखाया जाता है कि लड़के क्या करते हैं, लड़कियां क्या करते हैं। जैसे बहुत सारे आप लोगों ने क्रीम का एड्स देखा होगा, उसमें लड़कियों को ही दिखाया जाता है। और बहुत सारे जो जैसे कुश्ती है और भी बहुत सारी चीज़ें, वहाँ कुछ जगह लड़कों को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जब बच्चे उसको देखते हैं तो उनके अंदर ये मेंटलिटी डेवलप हो जाती है कि लड़के क्या करते हैं और लड़कियाँ क्या करती हैं। यानी फिल्म और विज्ञापन से बच्चों में जो जेंडर की मानसिकता है वो धीरे धीरे आने लगती है। तो हमें बताना है कि यह समाजीकरण की, तो जो फिल्म है और विज्ञापन है ये है मीडिया। ये क्या है, ये है मीडिया। और संस्था के रूप में, संस्था के रूप में ये क्या है, प्राथमिक है, द्वितीयक है। तो जो प्राथमिक है, प्राथमिक में आता है हमारा परिवार, प्राथमिक में आता है हमारा परिवार, और द्वितीयक में आता है मीडिया, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी है। तो यहाँ पे जो फिल्म और विज्ञापन है ये मीडिया है और ये संस्था के रूप में द्वितीयक के रूप में काम करता है, जो बच्चे में जेंडर की भूमिका को डेवलप करने में मदद करता है। तो हमारा यहाँ पे विकल्प 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे की ये अवस्थाएं 4 अवस्थाएं हैं। ये जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है, जिसका जो उम्र होता है वो 2 से 7 वर्ष होता है। यानी 2 से 7 वर्ष में बच्चे में किस प्रकार के संज्ञानात्मक क्षमता के विकास हो जाता है। अमूर्त सोच की क्षमता, जो अमूर्त सोच है ये चौथे चरण में होता है। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ये चौथे चरण में होता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरे की नज़रिया लेने की क्षमता, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता, ये भी चौथे में होता है, जिसमें बच्चा परिकल्पना का निर्माण कर सकता है। दूसरे की, यहाँ में बताना है 2 से 7 वर्ष में। तो दूसरे की नज़रिया लेना, दूसरे की नज़रिया लेना भी क्या है, ये हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। लेकिन लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता यानी केंद्रीकरण, एक तरह से बात कर रहे हैं यहाँ पे केंद्रीकरण की। जो केंद्रीकरण है यानी लक्ष्य निर्देशित, बच्चा जिस लक्ष्य को निर्धारित किया है बस उसी पे फोकस करके वो उसको देखता है, तो ये हमारा आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यानी 2 से 7 वर्ष की उम्र में बच्चा जो है वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने की क्षमता को सीख जाता है। तो उत्तर हमारा यहाँ पे लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना जरूरी है। यानी एक पियाजे हैं, जो पियाजे कहते हैं कि एक शिक्षक, जो कक्षा में शिक्षक है वो कैसा होना चाहिए, गतिशील और लचीला, संरचित अनम्य, सहानुभूतिपूर्ण पारदर्शी, यांत्रिक और व्यवहारवादी। यांत्रिक यानी क्या शिक्षक मशीन की तरह काम करे, नहीं। सहानुभूतिपूर्ण पारदर्शी, जो शिक्षक है हमेशा सहानुभूति जैसा काम करे, हमेशा सहानुभूति जैसा अगर काम करेगा तो बच्चों को कैसे सिखा पाएगा। हमारा संरचित अनम्य, अनम्य मीन्स इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल यानी फ्लेक्सिबल ना हो
अवस्थाओं और समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित न कर सके, तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। तो जो है शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक गतिशील, गतिशील मीन्स जैसी ज़रूरत हो वो अपने आप को वैसा उसमें चेंज कर सके। और लचीला, लचीला मतलब बच्चे को जहाँ पर जिस जैसी ज़रूरत हो उसके टीचिंग एड्स में, टीचिंग मेथड्स में वो उसमें चेंजिंग कर सके। तो पियाजे के अनुसार जो शिक्षक है वो गतिशील और लचीला होना चाहिए। जो डायनेमिक, गतिशील जिसे हम डायनेमिक कहते हैं, और लचीला क्या होता है, फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबिलिटी मीन्स आवश्यकता के अनुसार अपने आप को बदल लेना। तो उत्तर हमारा गतिशील और लचीला हो जाएगा, यानी एक शिक्षक को गतिशील होना चाहिए और लचीला होना चाहिए। तो उत्तर हमारा एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लेव वाइगोस्की के विचार में संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। तो जो लेव वाइगोस्की हैं, सबसे पहले इन्होंने अपने सिद्धांत में इन्होंने समाज संस्कृति और भाषा, तीन चीज़ों को इन्होंने सबसे अधिक महत्वपूर्ण फोकस किया है, इन तीनों चीज़ों पे। तो संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, जो संज्ञान और भाषा से स्वतंत्र है, ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। जो संज्ञान है वो भाषा से संबंधित है। जब बच्चे में भाषा का डेवलपमेंट होगा, भाषा का विकास होगा, तभी उसका संज्ञान भी अच्छे से विकसित हो पाएगा। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, यानी संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को नहीं। तो पहले जो वाइगोस्की है, ये पहले भाषा, यानी पहले भाषा को डेवलप मानते हैं। पहले भाषा आता है फिर विचार आता है। वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे में पहले भाषा का विकास होगा, उसके बाद यहाँ पे विचार का विकास होगा। तो ये उल्टा दिख रहा है हमें, तो ये भी हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। तो भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा कि बच्चे में पहले भाषा का विकास होगा फिर उसके विचार यानी संज्ञानात्मक विकास डेवलप होंगे। तो भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, ये हमारा लेव वाइगोस्की के अनुसार है। तो उत्तर हमारा यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, फिर से यहाँ पे लेव वाइगोस्की सीटेट में लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हमें अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहिए। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये समाज को, संस्कृति को और भाषा को बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मानते हैं जो बच्चे के विकास के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पे सांस्कृतिक उपकरण यानी संस्कृति को महत्वपूर्ण मानते हैं, सही बात है। सामाजिक संपर्क यानी समाज को, यानी बच्चा समाज में रहकर अंतः क्रिया करके आपस में एक दूसरे से सीखते हैं, ये भी हमारा सही है। संतुलन, इक्विलिब्रियम, ये बात करते हैं पियाजे, इसकी बात करते हैं पियाजे। और पुरस्कार तो ये हमारे इसमें नहीं है, इसकी बात ये नहीं करते हैं। तो ये जो संतुलन है ये इसकी बात पियाजे करते हैं, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक इन दोनों की बात करते हैं हमारे लेव वाइगोस्की। तो हमारा विकल्प यहाँ पे 1 और विकल्प 2 कौन सा है हमारा, 1 और 2 यानी सी नंबर, यहाँ पे उत्तर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड, यहाँ पे बात हो रही है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसको हम एक प्रगतिशील शिक्षा भी कहते हैं। इसको हम प्रगतिशील शिक्षा भी कहते हैं, जहाँ पर पूरी तरह से बालक को ही केंद्र में रखकर शिक्षा दिया जाता है। तो जो बाल केंद्रित कक्षा है वो कैसा होना चाहिए, उद्दीपक, यहाँ पे क्या रहेगा, उद्दीपक प्रतिक्रिया संघों की युग्म द्वारा होता है। पुरस्कार और दंड पर निर्भर कर, जो उद्दीपक अनुक्रिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये व्यवहारवादी होता है, ये व्यवहारवादी होते हैं, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। पुरस्कार और दंड पर निर्भर करता है, जो कक्षा क्या है, बाल केंद्रित कक्षा में पुरस्कार और दंड की बात की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होता है, यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो शिक्षक और बालक द्वारा सह निर्मित होता है, यानी शिक्षक और बालक इसमें दोनों का योगदान होता है, यानी शिक्षक बालक के साथ और बालक शिक्षक के साथ। एक तरह से हम कह सकते हैं ये क्या है, इसको हम डेमोक्रेटिक क्लास कहते हैं। डेमोक्रेटिक क्लास में
प्रजातंत्री क्लास, हाँ प्रजातंत्री जिसे हम कहते हैं, ये प्रजातांत्रिक है। प्रजातांत्रिक में बच्चे को पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है कि वो शिक्षक के साथ चर्चा, परिचर्चा, वाद विवाद सब कुछ कर सके और प्रश्नों को पूछ सके। तो उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पे, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होती है क्या, एक बाल केंद्रित कक्षा। अगला प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग से, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादे की उपेक्षा करते हैं। यानी कौन सा ऐसा चरण है जिसमें जो बच्चा है वो दूसरे बच्चे के इरादे की तो उपेक्षा करता है, इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी बच्चा दूसरे के इरादों की तो अवहेलना करेगा, उसको इरादे को ध्यान नहीं देगा, लेकिन उसको अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर, यानी उसका जो अवहेलना तो करेगा लेकिन उसका जो नकारात्मक परिणाम होगा उसके डर पर ध्यान केंद्रित करता है कि अगर वो किसी के दूसरे के इरादे की अवहेलना कर रहा है तो उसके क्या नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, ये हमारा किस में होगा। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 स्तर बताए हैं। इन्होंने 3 स्तर बताए हैं और प्रत्येक स्तर में 2-2 चरण हैं, यानी कुल कितने, कुल 6 चरण बताए इन्होंने कुल 6 चरणों को बताया है। तो यहाँ पे पहला है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। जो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास है ये हमारे तीसरे चरण में आता है। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, कानून और अभिव्यवस्था का जो कानून और व्यवस्था अभिविन्यास है ये हमारे चौथे चरण से संबंधित है। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, जो सामाजिक अनुबंधन है ये हमारा 5वां चरण में आता है। लेकिन हमें बात कर रहा है कि जिसमें नकारात्मक और परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करता है, ये हमारा है दूसरा चरण, ये दूसरा चरण से संबंधित है। ये दूसरा चरण है जिसमें सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, यानी बच्चा दूसरे की इरादों की अवहेलना करता है लेकिन उसे सजा यानी डर रहता है, और आज्ञाकारिता जो माता पिता हैं उनकी बात को मानता है, ये डर से वहाँ पे दूसरे की बातों को मानता है लेकिन खुद से वो ऐसा नहीं करना चाहता। तो उत्तर हमारा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हार्वर्ड गार्डेनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता, यानी कि हार्वर्ड गार्डेनर ने 8 प्रकार की बुद्धि को बताया है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि को बताया है जिसमें ये कह रहे हैं कि धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता, यानी भाषा संबंधित है। 8 प्रकार के जो इन्होंने बताए हैं बुद्धि, इसमें एक हमारा भाषाई बुद्धि भी है। तो यहाँ पर हमारा भाषा संबंधित है, तो यहाँ पे बिना सोचे विचारे हम भाषाई पे लगा सकते हैं। क्योंकि जो प्रकृतिवादी है वो प्रकृति संबंधित है, जैसे गार्डनिंग करना, पेड़ पौधे पर्यावरण संबंधित है। स्थानिक बुद्धि जैसे जो मूर्तिकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, उनके लिए होता है। अंतःवैयक्तिक बुद्धि का संबंध जो अंदर यानी अपने आप को देख पाता है इंसान, इसकी बात करता है। तो यहाँ पर हमें भाषा संबंधित है, तो इनका उत्तर हो जाएगा भाषाई बुद्धि। अगला विकल्प है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेद को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। व्यक्तिगत मतभेद से मतलब है व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कौन सा ऐसा चीज है जो व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा नहीं करता। यानी क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नता को स्थान दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे जो 4 विकल्प हैं इसमें से कौन इसको पूरा नहीं करता। हमें प्रश्न भी समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सीटेट में ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमको प्रश्न समझने में ही काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए हमें जब PYQ करते हैं तो प्रश्न को समझने का जो मेरा मेंटलिटी होता है वो अच्छा हो जाता है। बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, इसको समझने में काफ़ी समय लग जाता है। तो विकल्प है यहाँ पे, अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार करें। यानी कि हाँ ठीक है, तो यानी क्लास में जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो मौखिक, यानी बच्चा अगर बोल रहा है, गैर मौखिक अगर बच्चा नहीं बोल रहा है तो उसके संचार पर भी वो विचार करे, यानी सब पर ध्यान दे। मतभेदों को पहचाने और सम्मान करे, यानी डिफ्रेंसिएशन, यानी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको पहचान करे और उनका सम्मान करे, यानी उनकी बातों को समझे, उन्हें कक्षा में महत्व दे। विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें। शैक्षणिक मतभेद का मतलब शिक्षा के विभिन्न प्रकार, विभिन्न विधियाँ, विभिन्न प्रकार के टीचिंग एड्स का प्रयोग करें। छात्रों में कमियों को पहचाने
और उन्हें ठीक करे, ये भी हमारा सही है। छात्रों में कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करे, तो हमें बताना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ मतभेदों को पहचान करे और सम्मान करे, ये तो सही है। शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करे, अच्छा शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करे, यानी कि यहाँ पर हमारा विकल्प है शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करे। हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें चारों विकल्प ही सही लग रहे हैं, लेकिन इसमें लगता है कुछ टाइपिंग एरर है। यहाँ पर है छात्रों में कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करे, ठीक नहीं, यहाँ पे उसकी अवहेलना करे। यहाँ पर बात कर रहे हैं अवहेलना करे, तो ये विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये सारे विकल्प हमारे सही हैं। हमारा यहाँ पर टाइपिंग एरर है थोड़ा, तो यहाँ पर उसके अवहेलना करें, तो कमियों को पहचाने तो अच्छी बात है, यानी सारे बच्चे अलग विभिन्न प्रकार के हैं, उनके कमियों को पहचाने, लेकिन उसको ठीक करे तब तो सही है, लेकिन उसकी अवहेलना करे, ये हमारा विकल्प यहाँ पर क्या है, जो नहीं है, हमें यही बताना है कि यहाँ पर उत्तर हम 4 के साथ यहाँ पे जाएंगे। अगला विकल्प है हमारा 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा। यानी राहुल 4 साल का है, केवल 4 साल का बच्चा है, अगर उसको गुड़िया खेलने के लिए दिया जा रहा है तो कह रहा है कि मैं इसका क्या करूँगा। लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है। यानी वो कहता है कि लड़का जो है गुड़ियों से नहीं खेलता, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता है। ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका सीधा सा उत्तर होगा हमारा जेंडर रूढ़िवादिता। यानी बच्चे में लड़के और लड़कियों को जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्या हुआ है, अलग है, कि जो लड़का कर सकता है लड़की नहीं कर सकती, और जो लड़की कर सकती है वो लड़का नहीं कर सकता। इसे हम जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। यहाँ पर जेंडर पक्षपात है, तो जेंडर जो पक्षपात है ये जेंडर रूढ़िवादिता में ही आ जाता है। जेंडर जो पक्षपात है वो एक तरह से जेंडर रूढ़िवादिता का ही एक भाग है। तो जो सबसे सही विकल्प हमारा होगा जेंडर रूढ़िवादिता होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सीखने के आकलन के बजाय, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह सीखने के आकलन यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यहाँ पे है असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बजाय असेसमेंट, असेसमेंट के लिए मीन्स फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने का आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, तो जो सीखने का आकलन जिसे हम योगात्मक आकलन भी कहते हैं, इसे हम योगात्मक आकलन भी कहते हैं, और सीखने के लिए आकलन जो होता है इसे हम रचनात्मक आकलन कहते हैं। सीखने का आकलन ये कक्षा समाप्ति पर होता है, यानी वर्ष के अंत में जो बच्चे के परीक्षा होते हैं वो योगात्मक आकलन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये होता है। और सीखने के लिए आकलन जो होता है वो कक्षा के दौरान होता है, यानी जब कक्षा चलता है उसी समय सीखने के लिए आकलन होता है। रचनात्मक जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, तो इसमें बच्चे की पहचान की जाती है, कमियों को सुधारा जाता है। इसमें बहुत सारे होते हैं जो कक्षा के दौरान ही करना चाहिए। तो इसमें हमको करना है कि शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमता पर ध्यान केंद्रित करे, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन करे। तो दौरान हमने कहा ना, जो सीखने के दौरान यानी दैनिक प्रक्रिया में डेली होना चाहिए ये। सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण करे, यानी बच्चों को केवल निर्देश देता रहे, ये तो बिल्कुल गलत है। प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दे, तो बच्चों की तुलना, जो सीखने के लिए आकलन है बच्चे की तुलना के लिए नहीं, बच्चे की कमियों को पहचानना, बच्चे में जो कमियां हैं, बच्चे में जो परेशानी है उसको पहचान कर दूर करने के लिए होता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दैनिक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक क्षमता, केवल उसके संज्ञानात्मक क्षमता का ही विकास करे, ये भी गलत है हमारा। तो दैनिक जो शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे, ये विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसे हम रचनात्मक आकलन भी कहते हैं, और ये कक्षा के दौरान चलने वाला आकलन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चे में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। समालोचनात्मक यानी कि समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें बच्चा तर्क कर सके, ये क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग ऐसा हमको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से प्रश्न पूछा चाहिए जो बच्चे में सोच को, यानी बच्चा तार्किक रूप से उस पर विचार करे। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, ये तो वन लाइनर है, एक तरह से ऑब्जेक्टिव है, इस पर बच्चा विचार नहीं करेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये भी रटा रटा है, तीनों कोणों का योग वो बता देगा एक ही बार में। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम, ये भी क्या है, रोट लर्निंग है, बच्चा सारे
चरणों को, सारे पर्यावरण की जो परत है उसको याद करेगा और एक बार में सुना देगा। उसमें उसको तर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी। बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। यानी जो बीज है उसके अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, इसको सिद्ध करना है और एक रूपरेखा यानी एक प्रोजेक्ट बनाना है। यहाँ पर बच्चा तर्क करेगा, विचार करेगा, सोचेगा, समझेगा और उसमें क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पर उत्तर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। यानी अगर समावेशी कक्षा है, यानी यहाँ पर समावेशी व्यवस्था यानी समावेशी कक्षा की बात की जा रही है, इसमें किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। यानी किसकी ज़रूरतों के अनुसार समावेशी कक्षा में कौन परिवर्तन करता है। अभिभावक स्कूल की ज़रूरत के अनुसार, स्कूल छात्र की ज़रूरत के अनुसार, छात्र स्कूल की ज़रूरत के अनुसार, छात्र शिक्षक की ज़रूरत के अनुसार। तो जो समावेशी कक्षा है वहाँ पे जो स्कूल है वो छात्र के अनुसार बदलता है, न कि छात्र स्कूल के अनुसार बदलता है। तो समावेशी कक्षा में जो स्कूल है छात्र की ज़रूरत के अनुसार क्या होता है, संयोजन करता है। समावेशी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं और जैसे बच्चे होते हैं वैसे स्कूल को संयोजन यानी स्कूल को उस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टीचिंग मेथड्स हो गए, टीचिंग एड्स हो गए, ये सारे बच्चों के आवश्यकता के अनुसार स्कूल परिवर्तन करेगा। तो समावेशी कक्षा में बाल केंद्रित ही शिक्षा की जाती है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा स्कूल छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार। अगला विकल्प है, अगला प्रश्न है हमारा, वो छात्र यानी डैश हैं, उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझाने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी ऐसे छात्र जिनको पाठ पढ़ने यानी कोई पाठ पढ़ने में और लंबे अंश को समझाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वे कौन से छात्र हैं। प्रमस्तिष्की घात, गुड़ज वैकल्य, पठन वैकल्य, गतिमान दिव्यांगता। तो प्रमस्तिष्की यानी जिसको सेरेब्रल पॉलिसी कहते हैं, ये मस्तिष्क से संबंधित परेशानियां होती हैं। गुड़ज कैवल्य जिसे हम क्या कहते हैं, इसको कैलकुलेसिया, याद नहीं आ रहा है अभी हमको। गुड़ज यानी कि जो गणित से संबंधित जो विकार होते हैं, डिसकैलकुलिया, इसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। और यहाँ पर पढ़ने संबंधित समस्या है, ये डिसकैलकुलिया है। पढ़ने से संबंधित समस्या जिसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। यहाँ पर पढ़ने संबंधित समस्या आ रही हैं तो बच्चे में क्या है, पठन वैकल्य से संबंधित समस्या है। यानी वो पठन विकार से संबंधित समस्या से जूझ रहा है जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। तो उत्तर हमारा पठन वैकल्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए, यानी जो सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थी हैं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। यानी बच्चा सुविधाहीन है, वंचित है, तो कक्षा में इस तरह का वातावरण बनाए जिसमें बच्चे को अपनेपन की भावना मजबूत हो, उसे ऐसा न लगे कि हमें कक्षा से पृथक किया जा रहा है। छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करें, ऐसा हमें कक्षा में बिल्कुल नहीं करना है। इन छात्रों को एक अलग संकाय में पढ़ाया जाना चाहिए। यानी यहाँ पर बच्चे को पृथक कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, उसमें हीनता की भावना पैदा हो जाएगी। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम से तात्पर्य है यहाँ पर एक ही जैसा पाठ्यक्रम। बच्चा कमजोर हो, बच्चा प्रतिभाशाली हो, मंदबुद्धि हो, सबके लिए एक जैसा पाठ्यक्रम, ये भी हमारा कक्षा में एलिजिबल नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए एक शिक्षक को, जिससे बच्चा क्या करे, अपने आप को समायोजित समझे। तो उत्तर हमारा विकल्प यहाँ पे एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों वाली कक्षा में, यहाँ पर भी विविध आवश्यकता वाले यानी विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नता वाले जो शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्न के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं होने चाहिए। यानी उसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं तो शिक्षक को वहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए, हमें ये बताना है। सामग्री का प्रस्तुतिकरण, संचार की अभिव्यक्ति, सूचना के दृष्टिकोण, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता।
तो सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं। संचार की अभिव्यक्ति यहाँ पे होनी चाहिए। सूचना के दृष्टिकोण यानी सूचना दृष्टिकोण यानी किस प्रकार से किससे कौन सी सूचना किसको अच्छी है, क्या सही है, उस प्रकार की सूचना बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए। शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता, कौन बच्चा अच्छा है, कौन खराब है, कौन मंद बुद्धि है, उनको मतलब रूढ़िबद्ध होना। यानी बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जो तेज बच्चे होते हैं क्लास में, उन्हीं को ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो मंद बुद्धि होते हैं या फिर जो थोड़े बच्चे बालक कमज़ोर होते हैं, उनको कक्षा में वो ध्यान नहीं देते। तो ऐसा शिक्षक को कक्षा में नहीं करना चाहिए। तो ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, ये सही विकल्प होगा। हमको बताना उपलब्ध नहीं होना चाहिए, तो हमारा विकल्प 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात कर रही है, बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस बात को बढ़ावा नहीं देता। उपयुक्त इमारती ढांचा, यानी इमारती ढांचा सही होना चाहिए, यानी बच्चे के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, ये सही है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा मिलना चाहिए। और निजी शिक्षक से मतलब है कि शिक्षक उसको स्पेशली ध्यान दे, ये भी सही है। विशेष शिक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। विशेष शिक्षा उसके लिए होती है जो दिव्यांग बच्चे हैं, या फिर जो ऐसे बच्चे जिनको हम पृथक रूप से पढ़ाते हैं, जिसको हम पृथक रूप से पढ़ाते हैं उसको हम विशेष शिक्षा कहते हैं। तो यहाँ पे विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाता। उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, जो तकनीकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें तकनीकी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है, लेकिन अनिवार्य विशेष शिक्षा इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो विकल्प हमारा यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे किस तरह सीखते हैं, यानी एक बच्चा किस तरह सीखता है। पढ़कर सीखता है, ठीक है, सुनकर सीखता है, ये भी सही है, देखकर सीखता है और क्रिया करके सीखता है। तो यहाँ हमारे चारों विकल्प सही हैं। बच्चा पढ़कर, सुनकर, देखकर और क्रिया करके सभी तरह से सीखता है। तो ये हमारा सबसे सरल प्रश्नों में से एक है। तो यहाँ पर हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अभिकथन और कारण से संबंधित है। यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। यानी बच्चा अगर वो अधिगम कर रहा है, सीख रहा है, तो उस पर कुछ वो नियंत्रण कर सके, यानी बच्चा अपने अनुसार सीख सके, न कि कोई शिक्षक है, अभिभावक है, उस पर ज़बरदस्ती थोपे जा रहा है, तुमको ये करना है, वो करना है, ऐसे सीखना है, वैसे सीखना है, और बच्चे का उस पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी खुद के सीखने पर भी अपना नियंत्रण होना चाहिए कि हमें कब और क्या सीखना है। कारण इसका क्या है कि अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मिलती है कि क्या और कैसे सीखना है। बच्चा अगर खुद से निर्णय लेगा तो वो ये डिसाइड कर पाएगा कि हमें क्या और कैसे सीखना है। बच्चा उस पर थोड़ा तर्क कर सकता है और सीखने की नई नई चीज़ों को अपने से खुद से डेवलप कर सकता है। लेकिन अगर हम बच्चों को बाहरी चीज़ थोपेंगे तो बच्चा उसको समझ नहीं सकता है। तो हमारे यहाँ पे कारण और अभिकथन दोनों सही है, और यहाँ पे कारण इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ये जो हमारे नियंत्रण करने की अनुमति है, अनुमति से क्या होगा, बच्चा क्या और कैसे सीखेगा इसको भी डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे उत्तर हमारा ये हो जाएगा, कौन सा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता, ये व्याख्या करता है। हाँ, तो विकल्प हमारा यहाँ पे एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो, यानी क्लास में कोई शिक्षक है उसको किस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। अस्पष्ट, क्या उसको अस्पष्टता को बढ़ावा देनी चाहिए, ये नहीं होगा। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, अत्यंत जटिल, जटिल चीज़ों को, शिक्षक को हमेशा क्लास में सरल चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए जो बच्चा आसानी से सीख सके। अर्थहीन, अर्थहीन भी नहीं, कोई शिक्षक है वो अर्थहीन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देगा। तो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, यानी सांस्कृतिक यानी जो समाज से संबंधित हो, हमको शिक्षक को ऐसे चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए जो समाज और संस्कृति से संबंधित हो, इसे शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। तो विकल्प हमारा 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो बढ़ावा दे, यानी शिक्षक एक ऐसी रूपरेखा तैयार करे जो बढ़ावा दे, किसको बढ़ावा दे, निराशा को। क्या शिक्षक को कक्षा में निराशा को बढ़ावा देनी चाहिए, नहीं। अभिसारी उत्तर, यानी एक जैसे ही उत्तर, एक जैसे नहीं मतलब एक जैसे विचार। अभिसारी उत्तर में, अभिसारी जो उत्तर होता है इसमें बच्चा एक ही जैसे, यानी खुद से नहीं कर सकता, एक रटा रटाया उत्तर हो,
यानी वो विभिन्न प्रकार के सोच न पाए। अपसारी सोच और मात्र रटन, मात्र रटन तो नहीं हो, यहाँ रोट लर्निंग की बात नहीं होगी। तो अपसारी सोच यानी जो विभिन्न गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, इसके लिए शिक्षक को अपसारी सोच यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब हम गिलफोर्ड को पढ़ेंगे, गिलफोर्ड, जो गिलफोर्ड महोदय हैं, गिलफोर्ड ने क्या है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन की बात की है। तो यहाँ पर विभिन्न रूपरेखा तैयार, विभिन्न ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करिए जो क्या करे, अपसारी सोच को बढ़ावा दे, यानी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। इसे हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहते हैं। यानी बच्चा क्या करे, अपने समझ से परे नहीं, मतलब अपने सोच से जितना हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा सोच सके और उसका उत्तर या फिर उसकी व्याख्या कर सके। तो उत्तर हमारा यहाँ पर अपसारी सोच हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार प्राथमिक रूप से डैश गतिविधि है। यानी प्राथमिक रूप से कौन सी ऐसी जो गतिविधि है जो प्राथमिक रूप से है, यांत्रिक, व्यवहारवादी और निष्क्रिय। तो यांत्रिक यानी मशीनी, व्यवहारवादी यानी कि एक ही जैसा जो व्यवहार पे ही डिपेंड करता है, ये भी नहीं होगा, निष्क्रिय तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन सामाजिक, जो समकालीन सिद्धांतकार हैं वो प्राथमिक रूप से जो सामाजिक गतिविधि, यानी सामाजिक गतिविधि को प्राथमिक रूप से, यानी सबसे पहले वो सामाजिक गतिविधि को ही मानते हैं। जो बच्चा है वो समाज में रहकर ही अच्छे से सीख पाता है, तो इसलिए उन्होंने सामाजिक गतिविधि को प्राथमिक माना है, यानी समाज सबसे जरूरी है। अगला है हमारा क्वेश्चन, अभिकथन और कारण से संबंधित। एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। यानी कि अगर शिक्षक है उसको समस्या समाधान रणनीति की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, यानी बच्चा समस्या का समाधान कर सके, इसके लिए शिक्षक को सुविधा प्रदान करनी चाहिए। समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार लाती हैं, सही बात है। अगर बच्चा समस्या समाधान करने की रणनीति को समझेगा तो उसके अधिगम में भी सुधार होगी और समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग भी बच्चे में डेवलप होगा। तो यहाँ हमारा दोनों सही है। और यहाँ पे कारण इसका क्या कर रहा है, समाधान रणनीतियों के विकास में सुविधा प्रदान करती है। जब सुविधा प्रदान करेगा तो उसमें सुधार भी होगा और उसमें समालोचनात्मक चिंतन भी होगा। यानी कि ये कारण, जो अभिकथन का जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या भी कर रही है। तो उत्तर हमारा यहाँ विकल्प एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, छात्रों के बीच भ्रांतियों को क्या करना महत्वपूर्ण है। जो छात्र हैं उसमें भ्रांतियों को निर्मित करना चाहिए किसी शिक्षक को, बिल्कुल नहीं। बच्चा अगर भ्रमित है तो उसको भ्रम को और बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पहचानना है, अनदेखा करना, अगर बच्चा भ्रमित है तो उसे अनदेखा भी नहीं करना चाहिए। प्रचारित करना मतलब भ्रांति को और बढ़ावा देना, भ्रांति को और बच्चों में फैलाना, ये भी सही नहीं है। तो पहचानना, अगर बच्चा भ्रमित है तो उसको पहचाने। शिक्षक का काम है कि बच्चा भ्रमित है तो उसको पहचाने और उसकी जो समस्याएं हैं उसको दूर करे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, छात्र में भय का भाव। अगर छात्र भयभीत है, छात्र डरा हुआ है, तो उसमें क्या है, अधिगम में काफ़ी सुधार लाता है। जो भय है अधिगम में सुधार लाता है, अधिगम के लिए हानिकारक है। तो अगर बच्चा डरा हुआ है तो अधिगम उसमें नहीं हो पाएगा, अधिगम के लिए हानिकारक है। भय छात्रों के लिए आवश्यक है, नहीं, छात्रों के लिए भय आवश्यक नहीं है। अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता, अधिगम पर पूरी तरह से प्रभाव डालता है। अगर छात्र भयभीत है तो उसमें अधिगम यानी बच्चा सही से सीख नहीं पाएगा, वो हमेशा डरा ही रहेगा। तो अधिगम के लिए हानिकारक है। अधिगम के लिए क्या है, जो भय है छात्र में, अधिगम बहुत ही नुकसानदायक है यानी कि हानिकारक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों के महारत हासिल करना, यानी छात्र महारत हासिल करना चाहिए, जिसको मास्टरी लर्निंग भी कहते हैं, मास्टरी गोल की बात कर रहा है। यानी उसका जो लक्ष्य है वो मास्टरी यानी महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा। बच्चा उसमें क्या करना चाहता है, महारत हासिल करना चाहता है। तो क्या होना चाहिए उसमें, योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सत्ता की चाह, ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन है यहाँ पर हमारे, योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह। अगर बच्चा किसी विषय में मास्टरी हासिल करना चाहता है तो प्रसिद्धि की चाह, प्रसिद्धि तो एक तरह से कुछ समय के लिए है। अगर बच्चा वो क्या किया, अगर उसको प्रसिद्धि मिल गई तो फिर से वो क्या हो जाएगा,
इनएक्टिव हो जाएगा। अगर हम किसी चीज़ को चाह रहे हैं, अगर वो हमें मिल गया तो हम फिर से निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन योग्यता, अगर बच्चा अपनी योग्यता बढ़ाना चाहता है तो वो हमेशा उसमें लगा रहेगा, हमेशा बच्चा एक्टिव रहेगा, हमेशा उस काम में तर्क, चिंतन, वाद विवाद, विचार करता रहेगा। तो अगर मास्टरी हासिल करना है तो बच्चे में योग्यता की चाह होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा योग्यता की चाह। अगला प्रश्न है हमारा और अंतिम प्रश्न है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम यानी अगर शिक्षक क्या कर रहा है, अर्थपूर्ण अधिगम कर रहा है, तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम मतलब जो बच्चा अधिगम करे, जो बच्चा सीखे, वो बच्चे के रियल लाइफ से संबंधित हो, यानी बच्चे के जीवन से जुड़ा हो। जो भी हम सीख रहे हैं या बच्चा सीख रहा है वो हमारे जीवन से संबंधित हो। तो इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करें। यहाँ पे हतोत्साहित है, ऐसे बहुत सारे विकल्प आते हैं जो पूरी तरह से नकारात्मक होते हैं, इसको हमको काट देना है। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा, यह रटंत है, यहाँ रटंत विद्या आ गई, यानी कि रोट लर्निंग, रोट लर्निंग आ गई, ये भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करें, तो केवल प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करना भी शिक्षक के बच्चों के लिए जरूरी नहीं है। संप्रत्यय की समझ को महत्व दे, यानी बच्चा जो सीखता है, अर्थपूर्ण लर्निंग अगर करना चाहता है, मीनिंगफुल लर्निंग अगर करना चाहता है, मीनिंगफुल लर्निंग अगर कर रहा है तो शिक्षक को उसको क्या करना चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग की बात कर रहे हैं शिक्षक में, उसमें कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की बात करें, बच्चे में कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट करे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बच्चा है उसमें अर्थपूर्ण अधिगम होगा। तो यहाँ पर हमारे 30 प्रश्न पूरे हो गए दोस्तों। तो इसी तरह हम अभी और भी जो भी प्रीवियस ईयर में सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी का हम डिस्कशन अपने अगली क्लास में करते रहेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और हमारे चैनल फास्ट लर्न से जुड़कर अपने तैयारी को और अच्छा करिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।